चक्रवाती तूफान अम्फन के पश्चिम बंगाल पहुंचने में कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। खास तौर पर उन जिलों में जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जवान समुद्र के तट के पास मौजूद हैं। लोगों को न केवल जागरूक किया गया बल्कि उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया। तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौसम भी करवट लेने लगा है। ओडिशा में कई जगहों पर आसमान में काले बादल दिखने लगे। चक्रवाती तूफान का इम्पैक्ट की बात की जाए, जो प्रेडिक्शन आईएमडी की तरफ से अभी किया गया है, तो ये जो 5 जिले हैं ओडिशा में, वहाँ ये 5 जिलों में ज्यादा तबाही मचाने का ये आशंका ये जताई जा रही है। रुक रुक कर कुछ जगहों पर बारिश भी शुरू हो गई। उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्सों में तो जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए चुनौतियां और भी बढ़ गईं। अम्फन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका असर यहाँ साफ मौसम में दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि मौसम बदल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। अभी तक एजेंसियां ये पक्के तौर पर नहीं बता पाई हैं कि तूफान पश्चिम बंगाल के तट से किस वक्त टकराएगा। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद और शाम से पहले किसी भी पल तूफान तबाही लेकर आ सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। We are expecting a lot of damages in the coastal districts, all the 6 coastal districts, North, South, West Pargana, East, West, Midnapur, Howrah, Hooghly and Kolkata, including Kolkata, I repeat. माना जा रहा है कि तूफान का असर कई घंटों पहले से दिखने लगेगा और समुद्र के पास के इलाकों में तेज बारिश होने लगेगी। जैसे जैसे अम्फन तूफान करीब पहुंचेगा, बारिश तेज होती जाएगी, लेकिन मौसम विभाग की नजर तूफान की चाल पर है, जो बंगाल की खाड़ी में लगातार उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक ये तूफान समुद्र में है और इसकी ताकत अचानक बढ़ गई, इसलिए इसे सुपर साइक्लोन कहा जाने लगा। मतलब ये कि समुद्र के रास्ते आगे बढ़ते हुए ही तूफान बेहद ताकतवर हो गया। लेकिन अनुमान ये है कि पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने से पहले इसकी रफ्तार कुछ कम हो जाएगी। अनुमान ये भी कि तूफान पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा और बांग्लादेश के हटिया नाम के टापू के बीच पहुंचेगा। इन दोनों जगहों के बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का सुंदरबन नाम का इलाका है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से टकराने के बाद तूफान से आसपास के 4 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है और पश्चिम बंगाल के बाद तूफान वापस दक्षिण की तरफ घूम जाएगा और ये माना जा रहा है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में तूफान से भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुंदरबन इलाके के आसपास, जहां पर इसकी गति सबसे तेज होगी, हवाओं की गति 165 से लेकर के 175 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इन जगहों पर चल सकती है। कोस्ट गार्ड की तैनाती समुद्र तट पर रही, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गईं। मछुआरों को 2 दिन पहले ही समुद्र में न जाने की चेतावनी दे दी गई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर मछुआरे समुद्र के तटों पर दिखे। नावों को तूफान से बचाने के लिए मछुआरे इंतजाम करते दिखे। किनारों पर नावों को मजबूती से बांधने की कोशिश की गई। ठीक के पास रहते हैं लोग, उनको लोगों को जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है और सब लोगों को जो शेल्टर हाउस है वहाँ पर रखा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इतना बड़ा बचाव ऑपरेशन एनडीआरएफ के लिए भी आसान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो सकता है 1000 की कैपेसिटी वाले नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर में अब 500 या 400 लोग ही रह पाए, तो उसकी तैयारी कैसी होगी उसके बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है। सबसे जरूरी काम बचाव एजेंसियों के लिए लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का है। दोनों राज्यों में कम से कम 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें राहत शिविरों में पहुंचाने की चुनौती है, क्योंकि जब तूफान पहुंचेगा तो संभलने तक का मौका नहीं देगा। एजेंसियों का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में तूफान के टकराने के बाद हवाओं की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जबकि ओडिशा पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने का अनुमान है। ये रफ्तार इतनी है कि इसके सामने कच्चे मकान ढह सकते हैं, बिजली के खंभे, टेलीफोन लाइन के खंभे और भारी भरकम पेड़ भी बड़ी संख्या में गिर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकारों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। सड़कों पर निकलने पर पूरी तरह रोक है। इस दौरान बसों को ही नहीं बल्कि ट्रेनों को भी चलने की इजाजत नहीं होगी। एहतियातन 1 दिन के लिए ट्रेनों के ऑपरेशन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लंबे समय तक तेज बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में नए दिशा निर्देशों के तहत कर्नाटक में बस सेवा शुरू कर दी गई। हुबली में भी नियमों को ध्यान में रखते हुए बसें चलाई गई, जिसकी जानकारी मिलने पर कई लोग बस अड्डे पर पहुंचे।
जहां अंदर घुसने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई और वहां खड़े एक कर्मचारी ने उनके हाथों को सैनिटाइज भी कराया। बस में यात्रा के लिए फासला बनाए रखते हुए इन लोगों ने टिकट खरीदी और फिर अपनी मंजिल तक जाने के लिए बसों में सवार हो गए। कुछ यात्री बस अड्डे पर ऐसे भी दिखे जिन्होंने दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा। हालांकि वहां पहुंचे ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बसों में एक सीट छोड़कर यात्री बैठाए गए। राजधानी बेंगलुरु में भी नियमों के तहत सड़कों पर बसें चलती दिखाई दी और एक बस स्टैंड पर मौजूद लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए बसों का इंतजार करते दिखे और फासला बनाकर ही उनमें चढ़े। ऐसे ही हालात मैसूरू में भी दिखे, जहां बस में यात्रियों के सवार होने से पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया। साथ ही एक कर्मचारी उनकी जानकारियां नोट करता दिखाई दिया। बस अड्डे पर कुछ लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए फर्श पर बनाए गए निशानों के अंदर भी खड़े नजर आए। कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार ने बस सेवा को शुरू करने से पहले कुछ नियम भी बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बसें चलाने की इजाजत दी। हालांकि एक बस में केवल 30 यात्री ही सवार हो सकते हैं। साथ ही बस में सफर के दौरान यात्रियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा बस में बिना मास्क लगाए लोग सफर नहीं कर पाएंगे। श्रमिक स्पेशल के अलावा 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें स्लीपर कोच और चेयर कार वाली दोनों तरह की ट्रेनें शामिल होंगी। 1 जून से ट्रेनों को चलाने का ऐलान खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। 24 मई से ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की संभावना है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में 7 दिन पहले बुकिंग होती है। खास बात ये कि इन ट्रेनों में कोई भी सफर कर सकेगा। ट्रेनों के ऐलान के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और इस ट्वीट में रेल मंत्री ने लिखा कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत। आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी और आगे चलकर ये संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ पाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा। इसकी जानकारी ऑनलाइन बुकिंग आप इसकी शीघ्र कर सकेंगे। राज्य सरकारों से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करें और उन्हें नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दें, जिससे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएं। श्रमिकों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रहें। बहुत जल्द भारतीय रेल उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगा। रेलवे 2 से 3 दिन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 400 कर सकता है। कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन 200 चली थी। रेलवे ने दावा किया कि अब तक 1600 ट्रेनों के जरिए 21 लाख से ज्यादा लोगों को उनके स्थानों तक पहुंचाया गया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय रेल द्वारा निरंतर श्रमिक ट्रेनों का परिचालन जारी है। अब तक कुल 1600 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 21 लाख श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेल आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है। कनाडा के ओंटारियो में गले मिलने के लिए एक परिवार का बनाया दस्ताना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना वायरस के फैलने के डर से लोग अपने परिवार के सदस्य के नजदीक भी नहीं जा रहे थे। लेकिन ऐसे माहौल में भी एक परिवार ने अपनों से गले मिलने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। इसके लिए प्लास्टिक शीट की एक दीवार बनाई गई, जिसमें दोनों तरफ से हाथ निकालने के लिए जगह छोड़ दी गई। हाथ को फैलाने वाले हिस्से को भी प्लास्टिक से ढका गया और एक ऐसा दस्ताना बनाया गया जिससे कोई भी 2 लोग एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना आ सकें। इस सुरक्षित दस्ताने की मदद से एक बेटी अपनी माँ के गले मिलती दिखी। कोरोना के गंभीर खतरों के बीच इस अनोखे दस्ताने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कनाडा में इस बीमारी के अब तक 78,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर दर्ज की गई। ये मुकदमा कांग्रेस की ओर से भेजी गई बसों के लिस्ट के मामले में दर्ज किया गया। उन पर बसों के फर्जी दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, उक्त घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। फतेहपुर सीकरी में जो है धारा 188, 269 और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, उन सब के बारे में जो बसों की लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। यूपी में मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए कांग्रेस की ओर से मुहैया कराई गई 1000 बसों में भी फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे। वहीं कांग्रेस ने यूपी सरकार पर बसों को मंजूरी देने में बेवजह अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजस्थान और दिल्ली से जुड़ी यूपी की सीमा पर बसें खड़ी हैं, जिनको चलाने की मंजूरी देने में यूपी सरकार टालमटोल कर रही है।
रात को 12 बजे आप कहेंगे कि लखनऊ में लाकर खड़े कर दीजिए, ये व्यवहारिक है? लखनऊ जाकर बसें क्या करेंगी? मजदूर भाई तो हमारा गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पर है, राजस्थान के बॉर्डर पर है। इसके बाद यूपी के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी भेजकर 500 बसें गाजियाबाद भेजने का निर्देश दिया, जबकि कांग्रेस ने आगरा के पास राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी बसों को यूपी सीमा में जाने से रोके जाने का आरोप लगाया। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर यूपी सरकार ने कांग्रेस को बस चलाने के नाम पर राजनीति न करने की नसीहत दी। ला रहे हो राजस्थान से, ला रहे हो पंजाब से बसें, मगर आप इस जगह से नहीं उस जगह नहीं दोगे आप, ये क्या निर्णय होता है जी आपका? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चिट्ठीबाजी तो आप कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने बसों की जो लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी उस पर भी सवाल उठ गए। यूपी के सीएम के मीडिया सलाहकार ने दावा किया कि कांग्रेस ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर सरकार को दिए उनमें कई नंबर स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कारों के निकले। इसके बाद कांग्रेस की ओर से दी गई बसों की लिस्ट की बारीकी से जांच की गई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यूपी के परिवहन विभाग के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने 6 लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी, जिनमें 1049 बसों का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ब्यौरा दिया गया। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की ऑनलाइन जांच वाहन.nic.in नाम की सरकारी वेबसाइट पर की गई, जिसके बाद मालूम पड़ा कि कांग्रेस की लिस्ट में शामिल 31 रजिस्ट्रेशन नंबर बसों के नहीं बल्कि ऑटो रिक्शाओं के, जबकि बसों की लिस्ट में एक एम्बुलेंस, 59 स्कूल बस और एक प्राइवेट कार का नंबर होने का दावा किया गया। साथ ही बताया गया कि कांग्रेस ने जिन बसों के नंबर दिए उनमें 70 का ऑनलाइन डेटा मिला ही नहीं। यूपी सरकार के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और बसों की लिस्ट पर लग रहे फर्जीवाड़े के इल्जाम पर सफाई दी। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी सरकार ने अपनी जांच में कांग्रेस की लिस्ट में शामिल 1049 बसों में 879 बसों को सही पाया। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि 500 से ज्यादा बसों को प्रशासन ने घंटों तक रोके रखा। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से इन 879 बसों को चलने देने की अपील की। वहीं यूपी सरकार ने कांग्रेस को 500 बसें दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट ग्राउंड में पहुंचाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से तय समय दोपहर 12 बजे तक कांग्रेस की एक भी बस ग्रेटर नोएडा नहीं पहुंची। इसी ग्राउंड में 500 बसें कांग्रेस को हैंडओवर करना था प्रवासी मजदूरों के लिए, लेकिन आप इस देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये ग्राउंड पूरी तरीके से खाली है। इस ग्राउंड में अभी तक एक भी बस नहीं पहुंची है। जबकि कांग्रेस ने सुबह ही वीडियो जारी कर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी होने का दावा किया और कांग्रेस के नेता लगातार यही आरोप लगाते रहे कि यूपी सरकार बसों को नहीं आने दे रही। सुबह से शाम हो गई लेकिन बसों को चलाने पर बवाल खत्म नहीं हुआ। प्रियंका गांधी के ऑफिस से एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया गया कि पुलिस के अधिकारियों ने राजस्थान बॉर्डर से बसों को यूपी में आने से रोका। यह वीडियो आगरा का बताया गया, जहां यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के कुछ नेता पुलिस अधिकारियों से सफाई मांगते दिखे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने आगरा के ऊंचा नागला इलाके में बसों को जाने की इजाजत नहीं दी। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, हम जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दो भाई। इसके बाद पुलिस वालों के साथ कांग्रेस नेताओं की तीखी बहस हो गई और गुस्से में कांग्रेस के नेता यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते हुए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू को उठाकर पुलिस अपनी गाड़ी तक ले गई। इस बीच राजस्थान सरकार पर जिला परिवहन अधिकारियों के जरिए राज्य के बस ऑपरेटरों पर उनकी बसों को उत्तर प्रदेश भेजने का दबाव बनाने का आरोप लगा। हालांकि आरोप लगाने वाले बस ऑपरेटर बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने वाहनों को उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अभियान है अपने वाहनों को निःशुल्क वहां पर भेजे। ये दबाव बनाना कांग्रेस सरकार का, राजस्थान सरकार का बिल्कुल गलत है और अनुचित है। बस ऑपरेटर के इस आरोप को राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने दावा किया कि किसी भी बस को मुफ्त में लेने की कोशिश नहीं हो रही। बिना पैसों के कोई बस जाती है? सबको पैसे देकर 32 रुपए किलोमीटर जो हमने परिवहन विभाग ने तय किया ना, हायर करके बसें लेकर गए हैं। कोई बस मालिक लाए सामने, जेल चला जाएगा। अब बोले देंगे जेल नहीं जाएगा क्या? क्या बात करते हो? झूठ बोलेगा, बयान मैं झूठा दूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। बयान झूठे नहीं चलते। बीजेपी का कार्यकर्ता कोई बस मालिक बनकर झूठा बयान देगा तो उसकी फोटो आएगी, वो बच नहीं पाएगा।
यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ता आगरा में पुलिस लाइन के बाहर जमा हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेवजह कांग्रेस के नेताओं को पकड़ रखा है और प्रवासी मजदूरों को मदद नहीं करने दे रही है, जबकि कांग्रेस बसों से उन्हें उनके गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। चलका भरवा लिया है हम लोगों से और छोड़ दिया, हमको बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं निकाला है और प्रदीप माथुर जी और विवेक बंसल जी को, वो अंदर हैं। तो अभी इसीलिए इंतजार में हम खड़े हुए हैं कि उनको क्यों रोका गया है, अभी कुछ कारण नहीं बताया गया, तो उन्हीं के इंतजार में हम लोग खड़े हैं। मुंबई के घाटकोपर में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध कर रहे लोगों को इलाके के विधायक ने समझाया। कोरोना संदिग्धों को रखने के लिए प्रशासन की टीम वहां एक हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर बनाने पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में रहने वाले कई लोग वहां पहुंच गए और हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध किया। हम लोग के छोटे बच्चे हैं, उसके लिए हम लोग को सेफ्टी देखना है, हम लोग के भी छोटे छोटे बच्चे। हंगामा बढ़ते ही इलाके के बीजेपी विधायक पराग शाह भी वहां पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग वहां क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध करते रहे। अगर बाद में जरूरत पड़ता है आगे तो ये क्यों नहीं ले सकते, लेकिन फिलहाल अभी उसको ना लेवे, तो ये रिक्वेस्ट है। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका विरोध जारी रहा, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक बहस भी होती रही। हालांकि विधायक के काफी देर तक समझाने के बाद इलाके के लोग शांत हो गए। विधायक पराग शाह ने लोगों के विरोध करने पर दुख भी जताया। लोकल लोग ने जो विरोध किया वो बहुत दुखद है। आज शायद एक क्वारंटाइन सेंटर चालू किया है, अगले 10 दिन में शायद और 5 क्वारंटाइन सेंटर शुरू करने पड़े, ऐसी पोजीशन है। प्रवासी मजदूरों के लिए बसों पर सियासत इस बीच थम नहीं रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 100 बसों को लेकर नोएडा पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें बसों को आगे ले जाने नहीं दे रही। इन सभी बसों को महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ा किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव तक ले जाना चाहते हैं। वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी सरकार को चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया कि पुलिस उनकी बसों को गाजियाबाद और नोएडा नहीं जाने दे रही। उन्होंने आज शाम 4 बजे तक बसों के साथ इंतजार करने की बात कही। सरकार से कहा था कि हम 1000 बस सरकार को देंगे जिससे मजदूर अपने घर जा सके। हमारी 1000 बस बिल्कुल तैयार खड़ी है, बॉर्डर्स पर। सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही। कुछ बसें हम लोगों ने, पहले खेप की कुछ बसें हम लोगों ने नोएडा में घुसाई है और हमारी सारी बसें बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार का सहयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीब मजदूर को उनके घर पहुंचाने के लिए, कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार बिल्कुल फेल नजर आई है। इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया, आदरणीय लल्लू जी ने निर्णय लिया कि हम लोग मजदूरों के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे कम से कम वो अपने घर पहुँच सकें। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे का एक वीडियो शेयर किया। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे वियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो बैकफ्लिप यानी पीछे की तरफ छलांग लगाते हुए फिर सीधा खड़ा होता नजर आया। हरियाणा के हिसार में कुछ लोगों पर रेलवे पुलिस के एक चौकी प्रभारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। दावा है कि चौकी प्रभारी को लॉकडाउन के नियम तोड़ने से रोकने पर गोली मारी गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भिंड रोड पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ में कार की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में बैठे 2 छात्रों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इटली में कोरोना वायरस की वजह से सभी खेल प्रतियोगिताओं पर रोक 14 जून तक जारी रहेगी, यानी वहां की फुटबॉल लीग सीरिए आ भी अभी नहीं खेली जाएगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाया और 22 मई को पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों और किसानों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की गई। वहीं मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और मालाबार हिल सीट से विधायक मंगल प्रभात ने मंत्रालय बिल्डिंग पर जाकर ज्ञापन चिपका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सीएम ने उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया, इसलिए वो मंत्रालय यानी महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय के अधिकारियों को अल्टीमेटम देने आए। 250 से ज़्यादा जगह पर पुलिस पर हमले हुए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंस में डेथ होती है, मजदूरों को किस तरह से दुर्दशा से यहाँ से जाना पड़ रहा है, सारी घटनाएं सबके सामने हैं। 22 तारीख को पूरा महाराष्ट्र सड़कों पर आएगा।
अपने घरों के बाहर नीचे खड़े रहकर हम अपने आंगन के अंदर आंदोलन करेंगे और लोगों की समस्याएं, जनता सरकार की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के करनाल में एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से तब तक आग काफी फैल चुकी थी। फैक्ट्री के हर हिस्से में भीषण लपटें उठती नजर आईं और वहां से उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। लपटों को देख आसपास के कई लोग भी वहां जमा हो गए। तो अंदर गए तो वो एकदम आग फैल चुकी थी। तब तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट वो एकदम फैली। इतने में फायर ब्रिगेड को फोन किया, वही 5 मिनट में आ गए थे। दमकल कर्मी फैक्ट्री के जल रहे हिस्सों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे। इसके बाद आसपास के इलाकों से भी दमकल की कई गाड़ियों को बुला लिया गया। करीब 4 घंटे बाद 30 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर पेंट बनता था और इसलिए इस हादसे से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। जो इसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस है वो काफी है। दिल्ली में नियमों के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद दिल्ली सचिवालय के कर्मचारी भी दफ्तर लौटे, जिनकी दफ्तर के अंदर जाने से पहले थर्मल गन की मदद से स्क्रीनिंग की गई और उनके शरीर का तापमान ठीक मिलने पर ही उन्हें ऑफिस में एंट्री दी गई। कई कर्मचारियों के एक साथ पहुंचने पर उन्हें जांच के लिए एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक कतार में खड़ा कर दिया गया। इसी बीच दफ्तर में मौजूद पुलिस वालों समेत वहां पहुंचे सभी कर्मचारी मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कैसे आए हैं आज? जब पहली बार आए हैं कि लॉकडाउन? सर आज थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि गाड़ी नहीं है रोड पे, फिर भी मैं जुगाड़ करके अपना 100 रुपये लेके ऑटो से आया हूँ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में खाने पीने का सामान लेने के लिए फूड बैंक में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कई लोग पिछले कई हफ्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और यही वजह रही कि जैसे ही लोगों को पता चला कि खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में फूड बैंक के सामने लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। लोगों के बीच पहले तो कूपन बांटे गए और फिर सभी जरूरतमंदों को खाने का सामान दिया गया। कतार में खड़े लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। वहीं फूड बैंक के कर्मचारी मास्क के साथ दस्ताने पहने भी नजर आए। I can't afford to pay my daughter's food and all the expenses. खाने पीने का सामान लेने की होड़ में कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस के कई जवान भी वहां तैनात दिखे। स्पेन में कोरोना के 2,78,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता में रेहड़ी पटरी वालों को दुकानें खोलने की इजाजत देने का बीजेपी ने विरोध किया। एक दिन पहले सीएम ने इसकी अनुमति दी थी, लेकिन बीजेपी ने तर्क देते हुए इसका विरोध किया कि रेहड़ी पटरी वालों से नियम पालन करवाना मुश्किल होगा। दुकानों की तो सबकी एक वो संख्या है, एक वो श्रृंखला में है, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है। जो फेरी वाले हैं उनका क्या कोई पंजीकरण है? उनका कोई नंबरिंग है? अहमदाबाद में लॉकडाउन के चौथे चरण में नए नियमों के तहत बाजार खोल दिए गए। इससे पहले शहर में सिर्फ दवा और दूध की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत शहर के ग्रीन जोन वाले इलाकों में दवा और दूध की दुकानों के अलावा हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई। सरकार की तरफ से रियायत मिलने के बाद आनंद नगर इलाके में कई दुकानें खुली नजर आईं। यही नहीं, लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह गाड़ियां भी दौड़ती दिखी। सड़क के किनारे फल और सब्जी बेचने वाले लोग भी खड़े दिखे। कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जगह पर रियायतें मिलेगी, सब कुछ दुकानें खुल सकती हैं। कई जगहों पर जो है वो दुकानें सुबह से शुरू हो गई है, 8 से 4 का वक्त दिया गया है। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी ज्यादातर दुकानें खोल दी गई। कुछ लोग दुकान खोलते दिखे तो कुछ लोग दुकान खोलने के बाद ग्राहकों के आने का इंतजार करते रहे। इलाके में सरकारी राशन की एक दुकान भी खुली नजर आई, जहां कुछ लोग राशन लेते दिखाई दिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुकान पर मौजूद लोग मास्क पहने दिखे। यही नहीं, राशन देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में दुकानों और दूसरे कारोबार शुरू करने के फैसले को जरूरी बताया। उन्होंने इस फैसले को दिल्ली की जनता का डेथ वारंट बताने वाले पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर को भी नसीहत दी। तो क्या चाहते हैं गौतम गंभीर जी? वो भारत सरकार से बात करें, गाइडलाइंस बदलवाएं। भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं पिछले 2 महीने में सरकार ने उन्हीं को फॉलो किया है। हर आदमी को इस बात की चिंता है कि भाई 2 महीने से घर में
दुकान में कोई सेल नहीं हुई है, कोई व्यापार आगे नहीं बढ़ा है, मुझे 10 लोगों की तनख्वाह देनी है, कैसे करेंगे? लोग सुसाइड कर लेंगे, लोग मरने लगेंगे। सोनिया गांधी शुक्रवार को विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। सोनिया गांधी शुक्रवार को विपक्ष के नेताओं के साथ कोरोना वायरस और मजदूरों के मुद्दे पर बात करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वहां ऐसे जवानों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई। बिहार के कटिहार में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए कुछ लोगों पर उनकी जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम को बंधक बनाने का आरोप लगा। किसी तरह समझाने के बाद इन लोगों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने मेडिकल टीम को जाने दिया। इससे पहले भी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने खाने पीने की अच्छी सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। बड़ा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचा कर एक लेडी उसके इज्जत से खिलवाड़ हो जाएगा तो कोई भी एनएम कैसे ड्यूटी कर सकती है। आलिया भट्ट ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की सेवा में जुटे मेडिकल स्टाफ के लिए खाने पीने की कुछ चीजें भेजी, जिस पर डॉक्टरों ने उनका शुक्रिया अदा किया। करीब 2 महीने बाद लॉकडाउन में छूट मिलने से दिल्ली में कई ऑटो सड़कों पर उतर गए, लेकिन यात्री नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर ऑटो चलाने वाले परेशान दिखे और सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। 2 महीने बाद कमाई की उम्मीद में घरों से निकले इन लोगों को पहले दिन काफी मुश्किल हुई और यात्री नहीं मिलने से ये काफी परेशान दिखे। इन ऑटो चलाने वालों ने साफ सफाई के साथ सभी नियमों के पालन करने का भी दावा किया। पिछले करीबन 2 महीने से वो खाली बैठे हुए हैं और अब जब ऑटो चलाने की अनुमति उन्हें मिल गई है तो वो इस इंतज़ार में है कि सवारी मिले और कुछ कमाई हो सके। लेकिन उनसे जानते हैं कि सुबह से लेकर अब तक कितनी सवारियां उन्हें मिली है। क्या सवारी मिल रही है? सर सुबह 7 बजे से अलाउड हुआ था, 7 बजे से निकले हैं, अभी तक बहानी बता नहीं हुआ है। राजस्थान के बाद अब टिड्डियां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी मुसीबत बन गई हैं। टिड्डियों का झुंड राजस्थान की सीमा के पास मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पहुंच गया, जिसके बाद मंदसौर जिला प्रशासन ने टिड्डियों को भगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों में कीटनाशक भर लिया गया और प्रशासन के कर्मचारियों को जहां जहां टिड्डियों का झुंड दिखाई पड़ा उन्होंने टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव कर उन्हें मार दिया। कर्मचारी खेतों और पेड़ों पर बैठे टिड्डियों के झुंड पर भी कीटनाशक का छिड़काव करते दिखे। कुछ ही देर में जमीन पर मरी हुई टिड्डियों का ढेर लग गया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उसके माध्यम से दवाइयों का स्प्रे करके और इनको समाप्त किया गया है। इतना ही नहीं, टिड्डियों को भगाने के लिए संगीत का भी सहारा लिया गया। इसके लिए एक गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर जोर जोर से संगीत बजाया गया ताकि शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। ये गाड़ी खेतों में घूम घूम कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश करती दिखी। बताया गया कि टिड्डियों की वजह से इलाके में कई फसलें खराब हो गईं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से कुछ मजदूरों को बसों में बैठाकर उनके गांव के लिए रवाना किया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था और उन्हें गांव लौटने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। ऐसे में डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद आगे आए और इन मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया। वो अजमेर रोड पहुंचे, जहां से अलग अलग राज्यों के लिए कई बसें रवाना की गई। इन बसों में यात्रियों को एक दूसरे से फासले पर बैठाया गया। एक सीट पर एक ही यात्री बैठा दिखा। मजदूरों को रवाना करने के दौरान सचिन पायलट मुंह को मास्क से ढके दिखे और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। जितना ज़रूरत होगा उतना हम बसें कराएंगे। सरकार भी कर रही है, संगठन ने भी कराया है, ट्रेन ने भी कराई है, बसें भी कराई हैं। आज भी कुछ लोगों को रवाना किया है, उनको खाने की सामग्री दी है, जिनके पास चप्पल जूते नहीं, चप्पल जूते भी दिए हैं। दिल्ली में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत डीटीसी की बसें चलनी शुरू हो गई। दिल्ली में ज्यादातर सरकारी और निजी दफ्तर भी खुल गए, जिसकी वजह से सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की भीड़ नजर आई। हालांकि डीटीसी बसों की संख्या कम दिखी और बसों में भी 20 से ज्यादा लोगों के सवार होने पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, सीट्स पर स्टिकर्स लगे हुए हैं कि आपको कहां नहीं बैठना, यानी कि 2 सीटों में से एक ही सीट पर आपको बैठना है। और क्षमता से कम यात्री बिठाने के नियम और बसों की संख्या कम होने से काम पर निकले लोग परेशान दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार के बावजूद बसें नहीं मिल रही। मैं करीब 6:35 पे खड़ा हूँ। इधर स्टैंड पे भी उधर की इधर मिल जाए, सरायकाले खां या मतलब निर्माण विहार वगैरह, कोई भी बस नहीं आई। जो 1-2 बस आई हुई स्पेशल हायर की आई है। जबकि कई लोग तो बस का इंतजार करके थके तो पैदल ही आगे बढ़ गए। ट्रेन नगर से जा रहा हूँ यहाँ मानसरोवर गार्डन। तो किस लिए पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल कोई बस अभी चल नहीं रही, आती भी है तो कोई 20 मिनट 40 मिनट के बाद बस आती है। वहीं जो बसें चलाई गईं उनमें भी यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए गए।
इन नियमों का पालन कराने के लिए डीटीसी की हर बस में 2-2 मार्शल तैनात किए गए, जो लोगों को बस में चढ़ते ही मास्क लगाने या किसी कपड़े से मुंह ढकने के लिए टोकते दिखे। हालांकि इस बस में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की गई, जबकि सरकार के दिशा निर्देशों में थर्मल स्क्रीनिंग को जरूरी बताया गया है। सर, आपकी कोई थर्मल स्क्रीनिंग हुई है? नहीं। कितनी देर बाद मिली है बस? 1 घंटे बाद। वहीं बस के कंडक्टर ने माना कि डीटीसी की ओर से अभी थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं हो पाया है। अभी कुछ मिला नहीं थर्मामीटर वगैरह स्कैनिंग के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। अभी नहीं मिला। और सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए क्या कहा गया है? जी, एक चक्कर मार के फिर डिपो में जाना है और फिर बस सैनिटाइज होके जाएगी। डीटीसी की बसों के अलावा दिल्ली सरकार ने एक यात्री बैठाकर ऑटो रिक्शा चलाने की इजाजत भी दे दी, जिससे ऑटो ड्राइवरों ने थोड़ी राहत की सांस ली। पार्टियां पूरा खाली पड़ा है, कहीं कोई सवारी नहीं है, तो इसलिए जो है ये है 200-300 का अगर काम हो जाता है तो हमारा लोग दूध पानी सब्जी खर्चा तो निकलेगा ही। यूपी के अयोध्या में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे बीजेपी विधायक पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और बड़ी संख्या में जुटे गांव के लोग उनको खदेड़ते जाते नजर आए। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में दरअसल ग्राम प्रधान की हत्या हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार में शामिल होने बीजेपी विधायक पहुंचे थे, लेकिन गांव के लोग उन पर भड़क गए और हमला कर दिया। आनन फानन में उन्हें खेतों के रास्ते भागना पड़ा। बताया गया कि इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने विधायक को सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया। अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन के परीक्षण के शुरुआती नतीजे काफी अच्छे बताए गए। ये वैक्सीन अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने तैयार की और मार्च में इसका 8 लोगों पर ट्रायल शुरू किया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर कितनी असरदार है। कंपनी ने अब दावा किया कि जिन 45 बिंदुओं पर वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल किया गया, उन सभी पर वैक्सीन खरी उतरी। बताया गया कि जिन 8 लोगों को वैक्सीन दी गई, उनके शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज पहले बन गई थी और किसी के शरीर पर इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट यानी बुरा असर नहीं दिखा। जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया, उनको 100 mcg यानी 100 माइक्रोग्राम और 25 माइक्रोग्राम की डोज दी गई और जांच से पता चला कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के मुकाबले वैक्सीन का इस्तेमाल करने वालों के शरीर में ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। हालांकि अमेरिका की इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसान पर परीक्षण का यह पहला चरण है और बाजार में उसे उतारने से पहले इसे परीक्षण के लिए के कई दौर से गुजरना होगा। फिर भी वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की उम्मीद जताई गई और पहले चरण के ट्रायल के नतीजे आते ही इसे बनाने वाली कंपनी के शेयर के दाम 22% चढ़ गए। लॉकडाउन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आशंका जताई कि इस लापरवाही की वजह से राज्य में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद में दूसरा अगर कोई राज्य होगा वो होगा तेलंगाना, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले समय में तेलंगाना की जनता ये चीज़ को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी विधायक राजा सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तेलंगाना सरकार पर रमजान के मौके पर लॉकडाउन में छूट देने का भी आरोप लगा दिया। जैसा ही रमज़ान प्रारंभ हुआ, बिल्कुल भी लॉकडाउन में ढील छोड़ दी है। जो व्यक्ति जहाँ पर जो शॉप खोलना है, जो व्यक्ति मटन शॉप हो, कोई भी शॉप हो, खुलेआम वहाँ पर वो लोग शॉप्स ओपन कर लिए। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन भी दिल्ली में नोएडा बगैर पास के आने जाने पर रोक जारी है। बिना पास वालों को यूपी पुलिस ने लौटने को तो मजबूर किया ही, लेकिन कुछ लोगों को मानवीय आधार पर जाने की छूट भी दी। लेकिन बॉर्डर पर जैम न लगे और बिना पास के कोई नोएडा घुस नहीं पाए, इसे लेकर यूपी पुलिस बेहद चौकन्नी नजर आई। नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले कालिंदी कुंज ब्रिज पर इस मुस्तैदी की झलक दिखी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लॉकडाउन 3 का जो स्टेटस था वही अभी जो है फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर जो है यूपी पुलिस के लोग हर एक गाड़ी की तलाशी कर रहे हैं, उसमें अगर पास हो तभी बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा है। यूपी पुलिस की ऐसी ही मुस्तैदी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी दिखी, जिसकी वजह से लोग जैम में फंसने से बच गए। यूपी पुलिस ने दोहराया कि बगैर पास वालों के लिए नोएडा के रास्ते बंद ही रहेंगे। बॉर्डर बिल्कुल नहीं खुला है, वही लोग जा पाएंगे जिनके पास वैध पास है। जिनके पास पास नहीं है उनको जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि यूपी पुलिस के बार-बार ऐलान के बावजूद कुछ लोग उम्मीदों के साथ बॉर्डर पहुंच गए। रोके जाने पर इन लोगों ने बताया कि उनकी कंपनी पास बनवाकर नहीं देती, लेकिन उनसे रोज काम पर आने को कहा जाता है। ऐसे लोग धूप में भटकने को मजबूर दिखे। कालिंदी कुंज से वापस आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं जाने दिए, अब यहाँ आया, यहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं। नोएडा पुलिस पास को लेकर इतनी सख्त दिखी कि एम्बुलेंस से एक रिश्तेदार का शव लेकर बिहार जा रहे 5 लोगों में 2 को बॉर्डर पर ही उतार दिया गया।
उनसे कहा गया कि एम्बुलेंस में 3 आदमियों से ज्यादा को जाने देने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाद में बड़े अधिकारियों ने परिवार का दुख सुनने के बाद मानवीय आधार पर उन्हें जाने की इजाजत दे दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फंसे मजदूरों को गांव भेजने के लिए केंद्र से 350 ट्रेनों की मांग की। पार्टी ने देश में मजदूरों के साथ हो रहे हादसों पर गुस्सा जताते हुए केंद्र के सामने ये मांग रखी। लगभग 350 ट्रेन चाहिए, 1200 आदमी को एक ट्रेन में आप भेज रहे हैं, तो इसमें हमें केंद्र सरकार से अलग से क्या बताना है? उनको पता नहीं है? ये सारी ट्रेनें जो 4 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए आप ट्रेनें उपलब्ध कराइए। दिल्ली सरकार भेजने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे हमने पहले भेजा। आईसीसी से गेंद चमकाने में थूक के इस्तेमाल पर रोक की सिफारिश की गई। आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की। अनिल कुंबले की अगुवाई वाली इस समिति ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से ये सिफारिश की। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने पैसों से भरी एक एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाले गिरोह के एक आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार करने में पता चला कि इसके साथ इसके 6 साथी और इस वारदात में इन्वॉल्व थे, जिनके लिए भी हम टीमें अलग अलग गठित कर दी गई हैं। पंजाब के लुधियाना में एक अस्पताल का मेडिकल स्टाफ पीपीई किट नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चला गया। हफ्ते 1.5 हफ्ते तो सानू ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਆਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 4 ਸਟਾਫ अपना ऑलरेडी कोरोना की चपेट च आ चुके हैं। फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग करने की इजाजत मांगी गई। गुजरात से ट्रेन के जरिए बिहार जा रही एक महिला ने दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे को जन्म दिया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मेडिकल टीम ने बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। जब तक ट्रेन यहाँ पहुंची तब तक डिलीवरी ट्रेन में मौजूद औरतों ने करवा दिया है। अहमदाबाद में पान की दुकान खुलने के बाद गुटखा और पान मसाले की बिक्री शुरू हो गई और लोग पान मसाला खरीदने दुकान पर पहुंचते दिखे। काफी दिनों बाद दुकान खुलने की वजह से कुछ ही देर में पान की दुकान पर लोगों की लाइन लग गई। इस दौरान लोग मुंह ढके और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए खड़े नजर आए। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार की ओर से सभी दुकानों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद अब पान की दुकानें भी खुल गई हैं। हरियाणा के रोहतक में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने मदद नहीं मिलने से परेशान एक गर्भवती महिला का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। एक शेल्टर होम में ठहरी ये गर्भवती महिला अपने गांव नहीं लौट पाने की वजह से काफी परेशान थी, जिसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां ठहरे दूसरे मजदूर इस महिला के पास खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इस महिला ने बताया कि गांव के लिए निकले उसके परिवार को पुलिस वालों ने बस में बैठाकर इस शेल्टर होम में भेज दिया। बस छोड़वाई जा रही थी, रास्ते से वापस आ गए, सारे यहाँ लाके कर दिए, अब कहाँ जाए। बुरी तरह से परेशान इस महिला ने सरकार से उसे गांव भिजवाने की मांग की। मुझे अपने घर जाना है, बस जो भी है मुझे घर भिजवा दिया जाए किसी तरह से बस। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजह से फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया कि किस वजह से आग लगी, लेकिन केमिकल भरा होने की वजह से आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसके बाद वहां से भीषण आग की लपटें उठने लगी। गोदाम में आग लगते ही फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और गोदाम से उठ रहा धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद गोदाम में लगी आग बुझा दी। लॉकडाउन के चौथे चरण में तेलंगाना में बस सेवा शुरू कर दी गई। ऐसे में 1.25 महीने बाद वहां के करीमनगर और हैदराबाद में बस अड्डे खुल गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में राज्यों को बसें चलाने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद हैदराबाद में फंसे लोग राज्य के दूसरे जिलों में अपने गांवों को जाने के लिए वहां के जुबली बस स्टेशन पहुंचे। बस में सफर करने के लिए सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। हालांकि बस अड्डे पर ज्यादा लोगों की भीड़ नजर नहीं आई। स्टेट के अंदर कई जिलों को कनेक्टिविटी शुरू की गई है और आप देख सकते हैं ये मैं इस समय जुबली डिपो में मौजूद हूँ हैदराबाद के, और ये पब्लिक जो है वो इस समय बस में धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। बस अड्डे पहुंचे लोगों में कोरोना वायरस के डर के साथ ही अपने गांव लौटने की तड़प भी नजर आई। और डर तो है तो जाना पड़ता ना, कैसा भी अभी तो घर को, इधर तो कोरोना चल रहा, अभी तो घर को जाना पड़ता। तेलंगाना के करीमनगर में भी 1.25 महीने बाद बस अड्डे के खुलने पर सफाई होती नजर आई। कोरोना से बचाव के लिए बसों में बैठने की नई व्यवस्था दिखी। सीटों पर पेंट से साइन बनाए गए, जिनके जरिए 2 सीटर सीट पर सिर्फ 1 और 3 सीटर सीट पर बीच की सीट छोड़कर 2 यात्रियों के ही बैठने की जानकारी दी गई। बस चलाने से पहले एहतियातन ड्राइवर ने भी अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ किए।
अम्फन तूफान के आने से पहले बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों की मदद करने को कहा है। अम्फन तूफान कल दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। सबको ये डायरेक्शन दी गई है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ और वहाँ के होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ तालमेल रखते हुए, प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए पूरी ताकत के साथ वहाँ इवैक्यूएशन भी करें, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में कुछ पुलिस कर्मचारी गरीब बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में इन बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके बाद एक थाने के पुलिसकर्मी ने इन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और हर रोज उन्हें 1 घंटे की क्लास देने लगे। ये पुलिस वाले स्कूल टीचर की तरह ही इन बच्चों को पढ़ाते नजर आए। बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड और किताबों का भी इंतजाम किया गया और पढ़ाई के दौरान सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे दिखाई दिए। ये पुलिस वाले जो भी बच्चों को पढ़ाते, बच्चे पूरे जोश से उसे सीखते दिखे। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के बाद चंडीगढ़ में नए निर्देशों के तहत सभी बाजारों को खोल दिया गया। वहां पर बाजार खुलते ही लोग खरीदारी करने भी पहुंचे, मगर दुकानों पर ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। 2 महीने बाद दुकानें खुलते ही सबसे पहले उनमें साफ सफाई का काम किया गया। यहाँ पर तमाम दुकानें बंद थी जो कि अब खुली हैं करीब 2 महीने के बाद, और यहाँ पर दुकानदारों ने अपना काम शुरू किया है। काफ़ी मुश्किल भरा ये वक्त रहा उनके लिए, लॉकडाउन का करीब 2 महीने का जो वक्त था। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 मार्केट में कपड़े और मिठाई की कई दुकानें खुली दिखी। वहां पर कोरोना से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। इन दुकानों में जो भी ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचे, सबसे पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया, साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाए गए। लंबे वक्त बाद दुकानें खुलने पर दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। स्टाफ हमारा आना शुरू हुआ है, जो लोग सब घर पे बैठे हैं और हम लोग भी हैं, और लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़नी शुरू हो जाएगी कि अपने आप को कैसे बचाव करके चलना। चंडीगढ़ में तमाम दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। दिल्ली से एक शव को लेकर बिहार के गया जा रहे पति पत्नी को पुलिस वालों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक दिया। इनके परिवार के एक सदस्य की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को एम्बुलेंस से बिहार के गया के लिए रवाना किया गया। इस एम्बुलेंस में 5 लोगों के सवार होने की वजह से ये पति पत्नी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उतर गए और वहां तैनात पुलिस वालों से आगे जाने के लिए बातचीत की, लेकिन उन्होंने दिल्ली यूपी बॉर्डर सील होने की वजह से उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। मजबूरी में नहीं जाएंगे, फिर किस काज की प्रशासन, अपनों को दर्द पता चलता, लोग के चक्कर में बॉडी भी फंस जाएगी। 3 आदमी के पास है, 5 जा नहीं सकते हैं। काफी देर ये पति पत्नी परेशान होते रहे। हालांकि जब वहां कुछ अधिकारी पहुंचे तो पति पत्नी ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने उनकी जानकारी जुटाई, जिसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी गई। चीन में भूकंप से हुई तबाही में 4 लोगों की मौत हो गई। रिक्टर स्केल पर मापे गए 5.2 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र यूनान प्रांत के चाओतोंग शहर में था, जिसने कई इलाकों में तबाही मचाई और कुछ लोगों की जान भी ले ली। भूकंप के झटकों के बाद सामने आई कुछ तस्वीरों में एक सड़क पर मलबा बिखरा नजर आया। कुछ लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर इधर उधर दौड़ते दिखे। 2 महिलाएं तो छोटे बच्चों को पीठ पर लादकर दौड़ती दिखाई दी। जबकि एक सुपरमार्केट के अंदर का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें भूकंप की वजह से अचानक वहां रखा सामान जोर जोर से हिलता नजर आया। कुछ चीजें जमीन पर ताश के पत्तों की तरह गिरती भी चली गईं। झटके महसूस होने के बाद जो जहां था वो जान बचाने के लिए वहीं बैठ गया। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ वहां खरीदारी करने पहुंची थी, जो उन्हें सुरक्षित रखते हुए वहां से मौका देखकर बाहर जाती दिखाई दी। बिहार के समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में आयोजित डांस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि ये कार्यक्रम एक दिन पहले रात में आयोजित किया गया था और अगले ही दिन इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में कुछ महिलाएं डांस करती नजर आई। वीडियो रात का था, इसलिए आसपास मौजूद लोगों की तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिखी। लॉकडाउन की वजह से इस तरह के किसी कार्यक्रम पर सरकार ने पाबंदी लगाई है और क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई। यही वजह रही कि समस्तीपुर का ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है और इस तरह का कोई अगर हो रहा है तो फिर हम लोग उसको संज्ञान में लाते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संकट के बीच लखनऊ में चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से मेडिकल स्टाफ समेत कोई भी आदमी कोरोना वायरस से निपटने की ट्रेनिंग ले सकता है। कोरोना चेन को हर हाल में तोड़ना, हर स्थिति में तोड़ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मुझे विश्वास है चिकित्सा सेतु ऐप इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा। राहुल गांधी ने अम्फन तूफान के खतरे के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की अपील की। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक मकान मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने कुछ पुलिस वालों पर हमला किया था। ये पुलिस वाले एक किराएदार की जबरन मकान खाली करवाने की शिकायत मिलने के बाद वहां पहुंचे थे। 2 सिपाहियों को जो है चोटें लगी हैं, इनको तत्काल जो है वो मेडिकल रेफर कर दिया गया है। स्थिति खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा जो है वो बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्देशक बोनी कपूर के घर में काम करने वाले एक आदमी में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद बोनी कपूर और उनके परिवार को घर में क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही पूरे परिवार का कोरोना वायरस टेस्ट भी किया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक वायरल वीडियो में पुलिस कुछ लोगों को सजा देती नजर आई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को सजा दी। कुछ लोगों को सड़क पर बैठाकर कान पकड़कर चलाया गया। इस वीडियो में लोगों के साथ पुलिस की गाड़ी भी साथ चलती दिखी। वहीं वीडियो में पुलिस ने चेतावनी भी दी कि लॉकडाउन का पालन न करने वालों को ऐसे ही सजा दी जाएगी। वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के धारावी में खरीदारी के लिए सड़कों पर उतरे लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से धारावी को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया। कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि वहां लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद नियमों को तोड़ते हुए वहां खरीदारी के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ में शामिल लोगों ने न तो लॉकडाउन की परवाह की और न ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई। सामान बेचने के लिए भारी तादाद में रेहड़ी वाले भी वहां दिखे, तो खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। धारावी की सड़कों पर लोगों की भीड़ कुछ वैसी ही दिखी जैसी लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी। ये पूरा मेला ही एक तरह से कहा जाए कि धारावी में लगा हुआ है इस वक्त, और ये कंटेनमेंट जोन है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। रेहड़ी पर सामान बेचने वाले ज्यादातर लोगों ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने गरीबी का हवाला देकर लॉकडाउन के बीच सामान बेचना अपनी मजबूरी बताया। इसमें तो खतरा है, पर अभी क्या करेगा, पेट के लिए करना ही पड़ेगा। पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा। यूपी के इटावा में एक ट्रक ने 6 किसानों को कुचल दिया। हादसे में 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि ये किसान पिकअप से जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। देश के अलग अलग शहरों में गांव लौट रहे 15 मजदूरों की सड़क हादसों में मौत हो गई। पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें आईं जिनमें गांव लौटने को मजबूर मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं हुई। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के महोबा से भी ऐसी ही बुरी खबर आई, जहां देर रात ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि दिल्ली से 23 मजदूर पैदल ही अपने गांव लौट रहे थे और रास्ते में किसी ने उन्हें ट्रक में बिठा दिया था, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद ट्रक का टायर फट गया और ट्रक पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 3 महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। 3 लोगों की मौत हो गई। टोटल उसमें 23 लोग सवार थे, बाकी 6 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी सड़क हादसे की वजह से गांव लौट रहे 3 मजदूरों की जान चली गई। वहां बस से झारखंड लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार बने। जिस बस में ये मजदूर सवार थे उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक के पीछे का हिस्सा बस के आगे के हिस्से में काफी अंदर तक फंस गया था। यही वजह रही कि प्रशासन को ट्रक और बस को अलग करने के लिए खुदाई करने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। दर्दनाक हादसे की एक और तस्वीर भागलपुर से भी आई, जहां ट्रक पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई। जिस ट्रक में ये मजदूर सवार थे उसमें सरिया रखा था। बताया गया कि साइकिल से गांव लौट रहे मजदूर थककर ट्रक में सवार हुए, लेकिन अचानक ट्रक की बस से टक्कर हो गई और वो पलट गया, जिसकी वजह से मजदूर सरिये के नीचे दब गए। रास्ते में कहीं पर ये लोग ट्रक पर बैठ गए हैं अपने साइकिल के साथ और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गई है यहाँ। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ता आगरा में पुलिस लाइन के बाहर जमा हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेवजह कांग्रेस के नेताओं को पकड़ रखा है और प्रवासी मजदूरों की मदद उन्हें नहीं करने दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस चाहती है कि इन बसों से इन मजदूरों को जल्द से जल्द इनके गांव तक पहुंचाया जाए। मुचलका भरवा लिया है हम लोगों से और छोड़ दिया, हमको बाहर निकाल दिया है।
लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं निकाला है और प्रदीप माथुर जी और विवेक बंसल जी को, वो अंदर हैं। तो अभी इसीलिए इंतजार में हम खड़े हुए हैं कि उनको क्यों रोका गया है, अभी कुछ कारण नहीं बताया गया, तो उन्हीं के इंतजार में हम लोग खड़े हैं। कैरिबियन देश हैती में कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों और सुरक्षा बल के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति होवेनल मोइस पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जगह जगह आगजनी कर रास्ते बंद कर दिए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोरोना से निपटने में सरकार के पूरी तरह फेल होने का दावा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की कई और गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए बसों पर सियासत इस बीच थम नहीं रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 100 बसों को लेकर नोएडा पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें बसों को आगे ले जाने नहीं दे रही है और ये जो बसें हैं वो महामाया फ्लाईओवर के नीचे इन्हें खड़ा किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक ले जाना चाहते हैं। वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी सरकार को चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया कि पुलिस उनकी बसों को गाजियाबाद और नोएडा नहीं जाने दे रही। उन्होंने आज शाम 4 बजे तक बसों के साथ इंतजार करने की बात कही। सरकार से कहा था कि हम 1000 बस सरकार को देंगे जिससे मजदूर अपने घर जा सके। हमारी 1000 बस बिल्कुल तैयार खड़ी है बॉर्डर्स पर। सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही। कुछ बसें हम लोगों ने पहले खेप की कुछ बसें हम लोगों ने नोएडा में घुसाई है और हमारी सारी बसें बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार का सहयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीब मजदूर को उनके घर पहुंचाने के लिए, कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार बिल्कुल फेल नजर आई है। इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया, आदरणीय लल्लू जी ने निर्णय लिया कि हम लोग मजदूरों के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे कम से कम वो अपने घर पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा मिलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 2 साल में ही 1 करोड़ के पार होने पर इस योजना से जुड़े सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़े लोगों की मेहनत की वजह से ही आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बन गई है। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना की सफलता पर ट्वीट कर लिखा कि आयुष्मान योजना के तहत फायदा मिलने वालों की संख्या 2 साल में भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई, जो कि हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। इस योजना ने कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। मैं इससे फायदा मिलने वाले हर व्यक्ति और उनके परिवारों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं उन सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कांग्रेस ने राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले मजदूरों के गांव पहुंचने का दावा किया। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि दिल्ली में राहुल गांधी ने जिन मजदूरों से मुलाकात की थी वो सभी सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए। राहुल गांधी ने इन सभी को उनके गांव पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम करवाया था। तो समझ लो भगवान मिल गए थे हमारे लिए। इतनी मदद जितनी सोची भी नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, जो हमारे साथ हो गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद ठाणे के पास मुंबई नासिक हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से एक एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। शिखर धवन का घर में अपने बेटे के साथ डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा, जिस पर 4 जून को सुनवाई होगी। आरोपी शाहरुख पर हिंसा के दौरान एक पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने का आरोप लगा था। कोरोना के स्रोत की पड़ताल के प्रस्ताव को विश्व स्वास्थ्य सभा ने मंजूरी दी थी। 100 से ज्यादा देशों ने कोरोना पर जांच का प्रस्ताव रखा था, जिसे 2 दिन तक चली बैठक में मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि WHO की कोरोना से निपटने में भूमिका की भी जांच होगी। इसके अलावा भारत को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल से बिहार जाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन से गांव लौटने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन की जानकारी मिलते ही बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों के लोग भी स्टेशन के बाहर पहुंच गए, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए स्टेशन के बाहर निशान भी बनाए गए और लोग इन पर खड़े होकर इंतजार करते हुए भी दिखे। भोपाल से बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना हो रही है और आप देखिए यहाँ पर हबीबगंज स्टेशन पर नज़ारा देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्टेशन के अंदर जाने के लिए एक लाइन में खड़े नजर आए, जिनको वहां खड़े कुछ लोगों ने खाने पीने का सामान भी दिया। प्लेटफॉर्म पर भी कई गोल निशान बनाए गए ताकि सभी यात्री एक दूसरे से दूर रह सकें। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ जुटने की वजह से उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कोशिश ये रहती है कि सब लोगों को समय से सूचना हो, लेकिन जिसको घर जाने की जल्दी वो आ ही जाते हैं। तेज धूप में स्टेशन के बाहर घंटों इंतजार करने की वजह से कई महिलाएं और बच्चे परेशान भी दिखे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंटल क्लिनिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में डेंटल क्लिनिक बंद रहेंगे। डॉक्टर सिर्फ मरीजों को फोन पर सलाह दे सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया कि इलाज के दौरान दांतों के डॉक्टरों का कोरोना का खतरा हो सकता है। हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में डेंटल क्लिनिक खोलने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी वाले मरीजों के लिए।